मुख्यमंत्री से मिले उद्योगपति गौतम अदानी। झारखंड में निवेश पर चर्चा। गोंदुलपाड़ा में अगले वर्ष के प्रारंभ में कोयला खनन का लक्ष्य। गोड्डा में सीमेंट प्लांट विस्तार पर चर्चा। चालू वित्तीय वर्ष का आज राज्य में आखिरी दिन। नेता प्रतिपक्ष ने वित्तीय प्रबंधन पर सरकार को घेरा। कहा, बजटीय राशि के सदुपयोग से विकास कार्यों को मिल सकता था नया आयाम। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के डंप से विस्फोटकों का जखीरा बरामद। हजारीबाग से एक नक्सली पकड़ाया। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और हरियाणा नेशनल हॉकी लीग की चैंपियन। विजयवाड़ा में तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ने जीते 6 पदक। बेंगलुरु में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुप्रीति कच्छप को रजत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आज वैश्विक व्यवस्था में सिर्फ भागीदारी ही नहीं निभा रहा, बल्कि भविष्य को आकार भी दे रहा है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में एक टीवी चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने एकाधिकार नहीं, बल्कि मानवता को सर्वोपरि रखा है। श्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान भारत में जारी विकास गतिविधियों और अर्थव्यवस्था में मजबूती का भी जिक्र किया। दुनिया की एकमात्र मेजर इकोनॉमी है जिसने 10 वर्षों में अपने जीडीपी को डबल किया है। बीते दशक में भारत ने 2 लाख करोड़ डॉलर अपनी इकोनॉमी में जोड़े हैं। जीडीपी का डबल होना सिर्फ आंकड़ों का बदलना मात्र नहीं है, इसका इंपैक्ट देखिए। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और ये 25 करोड़ लोग एक नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये नियो मिडिल क्लास एक प्रकार से नई जिंदगी शुरू कर रहा है। ये नए सपनों के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसको वाइब्रेंट बना रहा है। आज दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी हमारे भारत में है। ये युवा तेजी से स्किल्ड हो रहा है, इनोवेशन को गति दे रहा है और इन सब के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी का मंत्र बन गया है इंडिया फर्स्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। सुनिए। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से वार्ता के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी को बहुत स्मार्ट आदमी और अपना बहुत अच्छा दोस्त बताया। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में यहां आए थे और हम हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत और हमारे देश के बीच सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास एक बेहतरीन प्रधानमंत्री है। गौरतलब है कि पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, वे पहले भी ऐसा करते रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को महान नेता और खुद से बेहतर वार्ताकार बताया था। Well, you know, Prime Minister Modi was here just recently, and we've always been very good friends. India is one of the highest tariffing nations in the world. You know that. I know. Thank you for shaking your head, but it's brutal. It's brutal. They're very smart, and he's a very smart man and a great friend of mine, actually. And we had very good talks. I think it's going to work out very well between India and our country.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 2% महंगाई भत्ते संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा कई अन्य प्रस्तावों को भी केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी सहमति प्रदान की। देश की इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने अहम फैसला लिया है। कैबिनेट ने कुल 22,919 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है, जिससे घरेलू और वैश्विक स्तर पर बड़े निवेश आकर्षित किए जा सके। इस योजना के तहत 59,350 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे 4,56,500 करोड़ रुपए मूल्य के उत्पादों का उत्पादन होगा। इसके अलावा इस योजना से 91,600 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक ग्रोथ हुई है। ये ऐतिहासिक ग्रोथ अगर आप नंबर्स में देखना चाहें, प्रोडक्शन 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ा है, 5 टाइम्स, 17% CAGR। एक्सपोर्ट बढ़ा है 6 गुना। Now electronics has become among the top 3 items in the export of goods. और केवल इस स्कीम से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा करीब 1 लाख। इस योजना में विभिन्न कंपोनेंट्स और सब असेंबली के लिए अलग अलग प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इसकी अवधि 6 साल की होगी। कैबिनेट में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 2% की बढ़त की है। ये बढ़त 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इस बढ़त के साथ अब केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 55% हो गया है। इस फैसले से 6,614 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार को उठाना पड़ेगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात सीएम अदानी मुलाकात की। प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अदानी ने कल शाम रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान झारखंड में निवेश और अन्य मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। अदानी समूह द्वारा गोंदुलपाड़ा में अगले वर्ष के प्रारंभ में कोल उत्खनन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस बैठक में गोड्डा में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट के विस्तार पर भी चर्चा हुई। गोड्डा पावर प्लांट से झारखंड को मिलने वाले 400 मेगावाट बिजली पर भी बातचीत हुई। इधर मुख्यमंत्री से गौतम अदानी की मुलाकात की खबर सोशल मीडिया में काफी सुर्खियों में है। राज्य में चालू वित्तीय वर्ष का आज अंतिम कार्य दिवस है। सरकार की ओर से दोपहर 3 बजे तक ही ट्रेजरी को बिल लेने का निर्देश दिया गया है। आज सभी ट्रेजरी और बैंक की शाखाएं रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। रविवार और सोमवार को ईद की छुट्टी के कारण राज्य के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। गौरतलब है कि इस वर्ष 1,29 लाख रुपए का राज्य का वार्षिक बजट था। फरवरी के महीने तक करीब 90,000 करोड़ रुपए बजट राशि खर्च की जा चुकी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने वित्तीय प्रबंधन पर राज्य सरकार को घेरा है। समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए श्री मरांडी ने कहा कि सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण 20,000 करोड़ रुपए सरेंडर होने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बजटीय धनराशि का सही उपयोग किया जाता तो राज्य में विकास को नया आयाम मिल सकता था और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो सकते थे। इतनी बड़ी राशि का सरेंडर होना निराशाजनक है। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जनता की आंखों में विकास के नाम पर धूल झोंकने का प्रयास कर रही है। सरकार की प्राथमिकता विकास और रोजगार जैसे मुद्दे नहीं, बल्कि सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने कांग्रेस को आदिवासी विरोधी पार्टी करार दिया है। सरायकेला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने डीलिस्टिंग के मुद्दे पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और इस दिशा में आदिवासी नेता कार्तिक उरांव की पहलों की चर्चा की। श्री सोरेन ने कहा कि आदिवासियों की एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। परंपराओं से दूर हटने के बाद भी धर्मांतरण करने वाले लोग भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। क्या बोल रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी का ये हर्ष इतिहास यदि देखिएगा, कांग्रेस पार्टी का हालांकि यहाँ पर उसका आदिवासी कुपत्ति में कभी सहानुभूति नहीं है। झारखंड आंदोलन को कुचलने के गोली चलाया है, बहुत सा आंदोलनकारी को शहीद किया है। कभी नहीं चाहा आदिवासी आगे बढ़े। और इसलिए आज धर्म पद्धति पर बड़ा तेजी से विस्तार हो रहा है।
इसीलिए हमने जामताड़ा में शुरुआत किया कि आदिवासी समाज को जगाएंगे। कोई भी धर्म परिवर्तन किया, कोई भी दूसरा समाज में शादी हो गया, ये आदिवासी का रिजर्वेशन, आदिवासी का अधिकार से वंचित रखा जाए। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस का मंथन कार्यक्रम कल रांची में संपन्न हो गया। इस कार्यक्रम को प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत अन्य नेताओं ने संबोधित किया। प्रदेश प्रभारी ने सांगठनिक विषयों को लेकर जिला अध्यक्षों को 100 दिनों का टास्क दिया है। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कल रांची में नेशनल वाटर मिशन के तहत राज्य आधारित एक्शन प्लान को लेकर स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण के क्षेत्र में अभिनव तरीकों पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि झारखंड में पर्याप्त बारिश होती है, लेकिन जल संरक्षण और जल संचयन बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। इस पर फोकस करने की जरूरत है। बैठक में बताया गया कि भूगर्भ जल संरक्षण के लिए जल्द ही एक्शन प्लान लाने की तैयारी की जा रही है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता पहचान पत्र से जुड़े मामलों के ससमय निष्पादन पर जोर दिया है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाची पदाधिकारियों के लिए भेजे गए पीपीटी पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। श्री कुमार ने कहा कि सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और ईआरओ अपने स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर सुझाव प्राप्त करें। मौके पर विधानसभा चुनाव से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन हुआ। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र में पहाड़ और जंगल के इलाकों में नक्सलियों के एक डंप को खोज निकाला। इस डंप से विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। उधर हजारीबाग के उरीमारी ओपी क्षेत्र में आगजनी मामले में पुलिस ने टीएसपीसी के एक उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि 19 मार्च की रात एक परियोजना के पेलोडर में आग लगा दी गई थी। साथ ही फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश भी की गई थी। पेलोडर में आग लगाने के बाद एक पर्ची वहां पर फेंकी गई थी, जो टीएसपीसी फेंका था, और 3-4 फायरिंग भी की गई थी। पकड़ा है जिसका नाम है राजन गंजू, और उसके द्वारा कुछ पैसा भी बरामद किया गया है। पूछताछ करने पर बताया कि 19 तारीख की जो घटना न्यू बिरसा प्रोजेक्ट में हुई थी उसमें वो भी शामिल था। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को फिर सफलता मिली है। कर्माटाड़ बस्ती से पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 50,000 रुपए नकद, एक 4 पहिया वाहन और 11 मोबाइल समेत कई चीजें बरामद की गई हैं। इन अपराधियों द्वारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोगों से भी ठगी की जा रही थी। इनके नाम राहिल अंसारी है, साकिब हैं और फयाज अंसारी हैं। इनके विरुद्ध साइबर अपराध थाना कांड संख्या 25/25 बीएनएस एवं आईटी एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इनके पास से कुल 11 मोबाइल, 14 सिम कार्ड, एक टैब, 3 एटीएम कार्ड, एक लैपटॉप, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक वोटर कार्ड, नगद 50,000 रुपये, एक मोटरसाइकिल और एक 4 पहिया वाहन को जब्त किया गया है। झारखंड चैंबर ने राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताई है। राज्य में कल परेश गट्टानी की अध्यक्षता में कार्य समिति की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्य समिति ने विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए इसमें सुधार के लिए मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक से ठोस कार्रवाई का आग्रह किया। समिति ने कहा कि बेहतर विधि व्यवस्था आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए आवश्यक है। बैठक में प्रस्तावित बिजली टैरिफ वृद्धि का भी व्यापारियों ने विरोध किया। और आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना।
राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की यह 120वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार तक। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। शक्ति की उपासना का महापर्व चैत्र नवरात्र कल से शुरू हो रहा है। इस दौरान शक्ति स्वरूपा मां के 9 रूपों की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार नववर्ष की भी कल से शुरुआत होने जा रही है। इधर सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ पूजा को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई है। 1 अप्रैल से नहाय खाए के साथ यह पर्व शुरू हो जाएगा। 2 अप्रैल को खरना तथा 3 और 4 अप्रैल को भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। इस बीच रामनवमी को लेकर आजकल राज्य भर में माहौल भक्तिमय बना हुआ है। रांची समेत विभिन्न जिलों में महावीरी पताके लहरा रहे हैं। रामनवमी का त्यौहार 6 अप्रैल को मनाया जाएगा। आकाशवाणी के YouTube चैनल आराधना पर कल से 6 अप्रैल तक नवरात्र और रामनवमी के मद्देनजर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने इस बात की जानकारी साझा की है। नवरात्रि के पावन अवसर पर आकाशवाणी के आराधना YouTube चैनल पर हम अपने सभी श्रोताओं के लिए लेकर आ रहे हैं देवी मां की भक्ति से सराबोर अनेकों कार्यक्रम। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक आप जुड़े रहिए आराधना चैनल के साथ और सुनिए विशेष कहानियां, देवी मां के अनेक स्वरूप और विभिन्न शक्तिपीठों पर खास कार्यक्रम। और प्रभु श्री राम जन्मोत्सव पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से रामनवमी पर लाइव कमेंट्री। जुड़े रहिए आराधना चैनल से, जुड़े रहिए आकाशवाणी से। पवित्र रमजान महीने के अब 1-2 दिन शेष हैं। कल ईद का चांद नजर आ सकता है। रुअते हिलाल कमेटी ने लोगों से कल चांद देखने की अपील की है। इधर ईद बाजार की रौनक आजकल देखते ही बन रही है और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ईद उल फित्र की नमाज को लेकर ईदगाहों और मस्जिदों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और अब खबरें खेल के मैदान से। रांची में कल राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का कल समापन हो गया। हरियाणा की टीम ने 3-2 से ओडिशा को शिकस्त देकर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। मेजबान झारखंड की टीम तीसरे स्थान पर रही। हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह समेत अन्य अतिथियों ने विजेता और उप विजेता टीमों को सम्मानित किया। विजयवाड़ा में संपन्न मिनी सब जूनियर नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में अचूक निशाना साधकर झारखंड के पदकवीरों ने राज्य का मान बढ़ाया है। झारखंड के धनुर्धरों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक पर निशाना साधा। गुमला की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुप्रीति कच्छप ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ग्रां प्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। उन्होंने 5000 मीटर दौड़ में यह पदक जीता। उनके इस उपलब्धि पर कोच समेत खेल प्रेमियों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर में श्री त्रिभुवनेश्वर स्वामी का दर्शन किया। यहां उन्होंने देशवासियों के सुखद, खुशहाल और समृद्ध जीवन की कामना की। आपको बता दें, 11वीं सदी में निर्मित यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का बड़ा उदाहरण है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने वार्ड संख्या 2 हातमा भट्टा उप टोला में चल रहे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने कहा कि जिन लाभुकों के खाते में सम्मान राशि नहीं आई है, उन्हें बताएं ताकि सत्यापन के बाद सभी योग्य लाभुकों को योजना का लाभ मिले। उपायुक्त ने आंगनबाड़ी सेविका को निर्देश देते हुए कहा कि लाभुकों के सत्यापन पर फोकस करें एवं सभी आंगनबाड़ी सेविका अपने अपने क्षेत्र में लाभुकों के सत्यापन का कार्य करें। खूंटी में जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने राशन वितरण, पेयजल, शिक्षा, राजस्व समेत अन्य महत्वपूर्ण विभाग से जुड़े मामलों में सख्त निर्देश दिए। धनबाद में पीसी एंड पीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने एसएनएमएमसीएच, सदर अस्पताल और निजी अस्पतालों के बायोमेडिकल अपशिष्ट की नगर निगम के कचरा के साथ निकासी पर चर्चा कर सिविल सर्जन को इसकी जांच कर शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जेएमडी पब्लिक स्कूल दतिया खूंटी में शुक्रवार को वार्षिकोत्सव पर उपस्थित बच्चों और अभिभावकों के बीच महिला अपराध डायल 112 मानव तस्करी से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया गया। लातेहार के सदर प्रखंड के जोगनाटांड़ में स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद नीलांबर पेतांबर का 166वां शहादत दिवस मनाया गया। अखिल झारखंड खरवार आदिवासी विकास परिषद के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कल्याण एवं अनुसूचित जनजाति मंत्री चमरा लिंडा शामिल हुए। उन्होंने अमर शहीद नीलांबर पेतांबर को याद करते हुए कहा कि वीर नीलांबर पेतांबर ने देश की आजादी के लिए जो बलिदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। राजधानी रांची में आदिवासी मूलवासी मंच के सदस्यों ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से मुलाकात की। उन्होंने उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री को सरहुल मिलन समारोह के लिए आमंत्रण दिया। इस दौरान मंच के सदस्यों ने सरहुल पर्व के सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजन को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर बातचीत की। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। बीआईटी देवघर में वार्षिक टेक्नो कल्चरल फेस्ट उत्थान 25 के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर जिले के उपायुक्त ने छात्रों से मुलाकात कर उनके बीच लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पण, धैर्य और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा और अनुभवों को साझा किया। आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते मौसम का। राज्य में एक बार फिर गर्मी का सितम बढ़ गया है। डाल्टनगंज और गोड्डा में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। थोड़ी राहत की बात यह है कि अगले 2 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। 2 अप्रैल तक आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। 3 अप्रैल को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। हालांकि मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। भारत ने म्यांमार भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए 15 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता के तहत 15 टन राहत सामग्री भेजी है। ये राहत सामग्री भारतीय वायुसेना के C-130J विमान से हिंडन एयरबेस से भेजी गई। इस सहायता का उद्देश्य म्यांमार में जारी मानवीय संकट को कम करना है। राहत सामग्री के प्रमुख सामान में टेंट, स्लीपिंग बैग्स, कंबल, रेडी टू ईट मील और पानी साफ करने वाले उपकरण शामिल हैं। यही नहीं, इसके साथ हाइजीन किट, सोलर लैंप्स और जनरेटर सेट्स और आवश्यक दवाएं जैसे पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक्स, सीरिंज, ग्लव्स, कॉटन, बैंडेज और यूरिन बैग्स भारत की कर से राहत सामग्री में म्यांमार भेजे गए हैं। इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण आज लगेगा। हालांकि यह आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा। खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण के बारे में देखिए ये खास रिपोर्ट। आज लगने जा रहा सूर्य ग्रहण साल 2025 का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में कुछ सवालों के जरिए आइए सूर्य ग्रहण को समझने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, क्या होता है सूर्य ग्रहण? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है।
इस दौरान चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक देता है और पृथ्वी पर छाया डालता है। इस बार का सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा? तो नासा के मुताबिक इस बार का आंशिक सूर्य ग्रहण यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और आर्कटिक के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। क्या सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा? नासा की माने तो आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस घटना के दौरान चांद की छाया देश को पार नहीं करेगी। सूर्य ग्रहण कब देखा जा सकता है? तो भारत में सूर्य ग्रहण दोपहर 2:20 पर शुरू होगा और शाम 6:13 पर समाप्त होगा, जो लगभग 4 घंटे तक चलेगा। ग्रहण शाम 4:17 पर अपने चरम पर होगा। हालांकि समय के अंतर और घटना के संरेखण के कारण भारत में ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण देखने के लिए क्या सावधानी बरतें? तो यदि आप उन लोगों में से हैं जो इसे देख सकते हैं, तो याद रखें कि ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को ना देखें, क्योंकि ये आपकी आंखों को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप ग्रहण देखने के लिए विशेष चश्मा पहनकर या सुरक्षित सौर फिल्टर का उपयोग कर सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश के निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस क्रम में पिछले 5 वर्षों में फल निर्यात में 47.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रश्नों का उत्तर देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते ने दोनों देशों को फलों के निर्यात में 27% और 6% की वृद्धि करने में मदद की है। भारत से निर्यात के लिए किए जाने वाले प्रमुख फलों में आम, अंगूर, केला, सेब, अनानास, अनार और तरबूज शामिल हैं। जितिन प्रसाद ने बताया कि भारत से जाने वाले उत्पाद ब्रांड इंडिया के नाम पर हैं और विदेशों में भेजने वाले हमारे उत्पादों और फलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में एक तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वाणिज्य विभाग कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा के माध्यम के राज्य सरकारों के साथ मिलकर फलों के हार्वेस्टिंग के बाद फलों की गुणवत्ता और लंबी अवधि तक ताज़ा बनाए रखने के लिए एकीकृत पैक हाउस, रेफर वाहन और कोल्ड चेन नेटवर्क विकसित करने और विशिष्ट फलों में कीटों के संक्रमण को कम करने के लिए वाष्प ताप उपचार VHT, गर्म जल उपचार HWT जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के साथ बैठकें करने के साथ साथ व्यापार मेलों के दौरान प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय फलों के प्रचार और ब्रांडिंग के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत वर्तमान में 85 से अधिक देशों को ताजे फल निर्यात करता है। एपिडा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, USA और उभरते बाजारों में प्रवेश करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय पौध संरक्षण संगठन NPPO के साथ मिलकर काम करता है। केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे ताजे फलों के लिए निर्यात संवर्धन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री से मिले उद्योगपति गौतम अदानी। झारखंड में निवेश पर चर्चा। गोंदुलपाड़ा में अगले वर्ष के प्रारंभ में कोयला खनन का लक्ष्य। गोड्डा में सीमेंट प्लांट विस्तार पर चर्चा। चालू वित्तीय वर्ष का आज राज्य में आखिरी दिन। नेता प्रतिपक्ष ने वित्तीय प्रबंधन पर सरकार को घेरा। कहा, बजटीय राशि के सदुपयोग से विकास कार्यों को मिल सकता था नया आयाम। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों के डंप से विस्फोटकों का जखीरा बरामद। हजारीबाग से एक नक्सली पकड़ाया। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। और हरियाणा नेशनल हॉकी लीग की चैंपियन। विजयवाड़ा में तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड ने जीते 6 पदक। बेंगलुरु में एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सुप्रीति कच्छप को रजत।